Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is the first lecture from the outline gymnosperms and the topic is cycus. Gymnosperms are nakedly seeded plants. इनमें जो सीड्स बनते हैं वो एनक्लोज्ड नहीं होते, नेकेडली प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये दोनों ग्रुप्स ऐसे हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। बोथ द ग्रुप्स आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। जबकि इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये फेनिरोगैम्स हैं, इनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इनमें जो डिफरेंस है, जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर नेकेडली प्रोड्यूस, जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते। आगे हम एंजियोस्पर्म में स्टडी करेंगे कि उनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो। ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप्स ऑफ सीड प्लांट्स। वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड फॉरेस्ट का 1/3 पार्ट जो है ये बनाते हैं। वर्ड जिम्नोस्पर्मी मीन्स naked seeded. Gymno means naked and spermy means seeds. The ovules in these plants are not enclosed. The ovules are born on the exposed surface of fertile leaves. अब ये जो सीड्स बनते हैं, सीड्स कैसे बनते हैं कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल जब राइप होते हैं तो वो बना लेते हैं सीड। मीन्स राइपेंड ओव्यूल इज़ कॉल्ड सीड। तो ये जो ओव्यूल्स हैं ये क्योंकि इनके फर्टाइल लीव्स की एक्सपोज्ड सरफेस पे होते हैं, एक्सपोज हुए हुए होते हैं, एनक्लोज नहीं होते, कवर्ड नहीं होते, तो इस वजह से ये ओव्यूल्स जब राइप हो जाते हैं और सीड बनाते हैं तो वो सीड भी एक्सपोज्ड होते हैं, नेकेडली प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब जिन लीव्स के ऊपर ये ओव्यूल्स मौजूद होते हैं वो फर्टाइल लीव्स कहलाते हैं मेगास्पोरोफिल। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं उनको स्पोरोफिल कहा जाता है, और जिस स्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल होता है उसे मेगास्पोरोफिल कहते हैं। ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर हेट्रोस्पोरस प्लांट्स। ठीक है, इनमें डिफरेंट टाइप्स की ये बनेंगे सीड्स। दे शो रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोस्पोरस पहले इन्हें इसलिए कहा गया है कि इसमें जो इनिशियली बनते हैं ग्रुप्स में, इनिशियल जो ग्रुप्स हैं उनमें स्पोर्स जो बनते हैं वो दो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, और यही जो हेट्रोस्पोरी है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड या एवोल्यूशन ऑफ सीड। तो फर्स्ट जो इनके इनिशियल ग्रुप्स हैं वो हेट्रोस्पोरस हैं, उनमें दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स बनते हैं, और यही करेक्टर इनको ले जाता है टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ सीड। अब जो दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स कहलाते हैं। इनमें जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है, विच इज़ इंडिपेंडेंट। अब जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ऑन माइक्रोस्पोरोफिल, एंड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल होता है और वही ओव्यूल राइप होकर सीड बना लेता है जो कि एक्सपोज्ड होता है। अब ये जो स्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल, इट इज़ नॉट फोल्डेड और जॉइंट एट द मार्जिन्स टू फॉर्म एन ओवरी, क्योंकि ये जो मेगास्पोरोफिल है इसके ऊपर डायरेक्ट ओव्यूल मौजूद होता है, इसके बाहर कोई ओवरी नहीं होती। ठीक है, ओवरी अगर हो तो वो राइप होके फ्रूट बनाती है और उसके अंदर का जो ओव्यूल है वो फिर राइप होके सीड बनाता है, तो इस तरह से सीड जो होता है कवर्ड होता है। लेकिन ये करेक्टर एंजियोस्पर्म में होता है कि उनमें जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं इनसाइड द फ्रूट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स की, तो यहाँ पर जो सीड्स बनते हैं बाय राइपनिंग ऑफ ओव्यूल, तो उन ओव्यूल्स के बाहर कोई ओवरी नहीं होती। देयरफॉर द सीड्स रिमेन नेकेड ऑन द मेगास्पोरोफिल। यही वजह है कि इनके जो सीड्स हैं वो नेकेडली प्रोड्यूस होते हैं। द गेमेटोफाइट इज़ लेस कॉन्स्पिकुअस एंड डिपेंडेंट। द फीमेल गेमेटोफाइट इज़ परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल। अब इनमें जो दूसरी जनरेशन होती है गेमेटोफाइट, वो बहुत ही गैर वाज़ेह सी है, एंड इट इज़ डिपेंडेंट, और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है इट इज़ परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल, वो ओव्यूल के अंदर ही रिटेन रहता है। आज इसकी फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे विच इज़ साइकस। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से साइकस का प्लांट होता है। ये इसकी स्टेम है जिसके ऊपर परसिस्टेंट लीफ बेसिस भी होते हैं, स्केल्स भी इसके ऊपर बनते हैं, और ये आप इसके फॉलिएज लीव्स देख रहे हैं। इसमें कंपाउंड लीव्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का ये लीफ कंपाउंड लीफ होता है, और जो कंपाउंड लीफ होता है उसकी जो स्टाक होती है, बेसल स्टाक, वो पेट्यूल कहलाती है, और ऊपर वाला जो ये सारा मेन ये जो सेंट्रल एक्सिस होता है ये रैकिश कहलाता है, और इसके साथ ये जो लीफलेट्स हैं ये पिन्नाई कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये इसका लीफ का स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड लीफ इसमें पाया जाता है। नेचुरल फॉर्म में आप देखें तो साइकस प्लांट इस तरह से नज़र आता है।
बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं होता। इसके आप ये देख रहे हैं कि ये लीव्स इसके ऊपर इस तरह से क्राउन सा बनाते हैं, और यहाँ इसकी स्टेम के ऊपर आप देखें कि ब्राउन कलर के आपको ये स्केल्स भी नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर परसिस्टेंट लीफ बेसिस भी होते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम फर्स्ट। इट बिलोंग्स टू डिवीजन साइकेडोफाइटा, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडेलीज, फैमिली साइकेडेसी एंड जीनस इज साइकस। साइकस हैज़ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादातर ये साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए इसको ग्रो कराया जाता है इन पार्क्स एंड गार्डन्स। इट कैन लिव अप टू 100 years और मोर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल। इट हैज़ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन विद द टेरिडोफाइट्स। इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है क्योंकि कुछ फॉसिल फॉर्म में जो प्लांट्स मिलते हैं उनसे इसके करेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, और इसके बहुत सारे करेक्टर्स इसके पिछले ग्रुप टेरिडोफाइट्स से भी रिजेंबल करते हैं। इसमें जो इसका जनरल स्ट्रक्चर है, इट इज़ कंपोज्ड ऑन स्पोरोफाइट विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसकी जो स्टेम है आपने देखा है कि उसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, अनब्रांच्ड है। मेन इसकी स्टेम एक्सिस होती है, और उसके ऊपर भी थिक वुडी जो हैं वो लीफ बेसिस मौजूद होते हैं थ्रू आउट द स्टेम। बिल्कुल आप इसी तरह से देखें कि जैसे डेट पाम है, मतलब खजूर का दरख्त होता है, उसी तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है इसके स्पोरोफाइट का मॉर्फोलॉजिकली उसी तरह से नज़र आता है। इट मेक्स द स्टेम रफ। द एपिक्स ऑफ द स्टेम इज एनशीथ्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ब्राउन स्केल्स। इसके अलावा इसके ऊपर ब्राउन स्केल्स मौजूद होते हैं। द लोअर ऑफ द स्टेम इज कवर्ड बाय पिन्नेट कंपाउंड लीव्स। द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज़ वेरी स्लो। इट प्रोड्यूसेस अ क्लस्टर ऑफ लीव्स ईच ईयर। इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं होती स्टेम की, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हाइटेड प्लांट नहीं है। और फिर ये कि इसमें क्लस्टर ऑफ लीव्स बनते हैं ईच ईयर। ओल्डर लीव्स फॉल ऑफ आफ्टर 2 years, क्योंकि हमने कहा कि ये 100 साल तक भी ये प्लांट जो है ये ग्रो करता रहता है। तो इसमें जो ओल्डर लीव्स होते हैं वो आफ्टर 2 years जो है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, और नए लीव्स इसमें हर साल आते रहते हैं। लीव्स एंड स्केल्स। लीव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल ऑफ स्केल्स नियर द एपिक्स। अब इसमें कुछ स्केल्स भी होते हैं, ब्राउन स्केल्स इसके स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं, और इसके ऊपर फिर लीव्स भी ग्रो करते हैं। ईच लीफ इज़ कम्पोज्ड ऑफ पेटियोल, रैकिश एंड द लेटरल पिनाई। जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि इसकी जो लीफ की स्टाक होती है उसे पेट्यूल कहते हैं, और पेट्यूल के ऊपर जो उसकी एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस बनती है जिसके ऊपर लीफलेट्स होते हैं वो रैकिश कहलाती है, और साइड पे जो लीफलेट्स होते हैं वो कहलाते हैं पिनाई। द यंग लीव्स शो सर्सिनेट वर्नेशन। जो छोटे लीव्स होते हैं यंग कंडीशन में वो इस तरह ग्रो करते हैं जैसे कि हमने टेरिडोफाइट्स के फंड्स में पढ़ा था। आपको याद होगा कि फंड्स में भी हमने कहा था कि उनके जो लीव्स हैं, यंग लीव्स, वो सर्सिनेट वर्नेशन शो करते हैं। मीन्स वो क्वाइल्ड होते हैं। जब छोटे होते हैं तो बिल्कुल क्वाइल्ड होते हैं, फिर उसके बाद वो अनक्वाइल हो जाते हैं और फिर ग्रो करते हैं। स्केल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ईच ईयर, देयरफॉर द क्लस्टर्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड स्केल्स अल्टरनेट विद ईच अदर। स्केल्स आर आल्सो परसिस्टेंट। इसके ऊपर जो स्केल्स बनते हैं इसकी स्टेम के ऊपर, ये परसिस्टेंट होते हैं, इसके ऊपर मौजूद रहते हैं, फॉल ऑफ नहीं होते। स्केल्स एंड लीफ बेसिस कवर द सरफेस ऑफ द ओल्ड स्टेम, और इसकी पूरी सरफेस को ये कवर करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रही हैं स्टेम के ऊपर स्केल्स। रूट्स। द प्राइमरी रूट परसिस्ट इन साइकस, इट बिकम्स ट्यूबरस। इसमें जो प्राइमरी रूट बनता है इट इज़ ट्यूबरस फॉर्म। साइकस प्रोड्यूस coralloid roots. Coralloid roots are short tufts and dichotomously branched roots. इसमें जो मेजर इनका रूट्स बनते हैं बाद में, शुरू में तो प्राइमरी रूट बनता है और बाद में जो coralloid roots बनते हैं ये छोटे छोटे, इनके ऊपर टफ्ट्स, मतलब उसमें जो बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं, गुच्छे से बना लेते हैं, और डाइकोटोमसली ये ब्रांच्ड होते हैं। These roots contain an endophytic alga in the inner part of the cortex. Sometimes bacteria are also present in the cortex and bacteria fix nitrogen. फिर इनके रूट्स में एल्गी का एसोसिएशन होता है और इस तरह से ये उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया भी इसमें जो है एसोसिएशन बनाते हैं रूट्स के साथ, और वो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये करते हैं बाय द स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड बुलबिल। बुलबिल क्या होता है कि ये कुछ लेटरल बर्ड्स बनती हैं स्टेम के ऊपर, और ये बर्ड्स जो हैं ये अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती हैं। बुलबिल ये कहलाती हैं। द बुलबिल कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू स्केल एंड फॉलिएज लीव्स, इट ग्रोज टू फॉर्म न्यू प्लांट। और बाद में ये जो बुलबिल हैं ये सेपरेट होके एक कंप्लीट प्लांट बना लेती हैं साइकस का।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं हम, साइकस इज डाइशियस। डाइशियस मीन्स कि 2 सेपरेट इसके प्लांट्स हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। मेल प्लांट्स आर वेरी रेयर, ज़्यादातर फीमेल प्लांट्स होते हैं, मेल प्लांट्स जो हैं वो कम होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन साइकस, जैसे हमने कहा कि इसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं विच लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। अब इसमें रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें वो बनती हैं कोन्स, मेल कोन्स और फीमेल कोन्स बनती हैं। मेल कोन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द मेल प्लांट्स। नंबर ऑफ कोन्स प्रोड्यूस्ड ईच ईयर वेरीज फ्रॉम 1 to many। एक साल में कितनी बनती हैं कोन्स, ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट स्पीशीज़ में भी। और ईच मेल कोन इज़ फ्यूजिफॉर्म इन शेप। कोन की जो शेप है ये स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी फ्यूजिफॉर्म शेप है, मेल कोन है ये, ठीक है, मेल प्लांट के ऊपर ये प्रोड्यूस होंगी। ईच कोन हैज़ अ सेंट्रल एक्सिस, इट बियर्स अ नंबर ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल। अब ये जो कोन है इसका सेंट्रल एक्सिस होगा, उस एक्सिस के ऊपर बहुत सारे उसकी साइड पे स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल क्या हैं, ये वुडी टेक्सचर के वेज शेप्ड लीव्स कहलाते हैं। ये स्केली लीव्स होते हैं। इस तरह से आप देखें कि ये एक जो माइक्रोस्पोरोफिल है इस तरह से वेज शेप्ड होता है, और ये बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल जो हैं ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं पूरी इस मेल कोन के ऊपर। सेंटर में इसका सेंट्रल एक्सिस होगा और उसके साथ बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल उसके साथ अटैच्ड होंगे और इस तरह से एक मेल कोन बनाएंगे। हर एक माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक्स कह सकते हैं, ठीक है। इट कवर्ड द लोअर सरफेस ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पे माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होंगे। द स्पोरेंजिया फॉर्म सुराई, और ये स्पोरेंजिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, तो एक ग्रुप जो है वो एक सोरस कहलाता है। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मीन्स बहुत सारे सुराई जो हैं वो होते हैं, और हर एक सोरस में बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। ईच सोरस हैज़ ग्रुप्स ऑफ 2 to 6 स्पोरेंजिया। एक ग्रुप में 2 to 6 स्पोरेंजिया हो सकते हैं। Each sporophyll has several hundred sporangia. A large number of spores are produced in cycas. साइकस में बहुत सारे स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स इस तरह से बनेंगे। यहाँ पर आप देख रही हैं कि ये बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर हैं और ये ग्रुप्स की फॉर्म में, सोरस की फॉर्म में इसके ऊपर पाए जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम किस तरह से डेवलप होता है? ईच स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल। कोई एक सेल, एक इनिशियल सेल जो कि स्पोरोफिल के हाइपोडर्मिस का सेल होगा, वो एक्ट करेगा एज अ स्पोरेंजियल इनिशियल, और वो डिवाइड होगा एक से। जब एक सेल डिवाइड होगा 2 में, तो उसमें जो इनर सेल होगा वो बनाएगा स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और जो बाहर वाला होगा वो बनाएगा प्राइमरी वॉल सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल है, ये डिवाइड होगा इस तरह से। जब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा तो ये ऊपर नीचे 2 सेल्स बन जाएंगे, बाहर वाला प्राइमरी वॉल सेल और अंदर वाला जो है वो बनाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी वॉल सेल जो है ये अगेन डिवाइड होगा और ये बनाएगा सेवरल लेयर्ड वॉल, बाहर वाली वॉल बनाएगा ये। और इसके अलावा जो अंदर वाला था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, वो डिवाइड होने के बाद बनाएगा अ मैस ऑफ सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू और आर्चिस्पोरियम, ठीक है। अंदर की तरफ बहुत सारे ये सेल्स बनाएगा जिनको आर्चिस्पोरियम या स्पोरोजिनस टिश्यू भी कहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म्स द टेपिटम। अब बाहर वाले प्राइमरी सेल वॉल सेल ने बहुत सारी मल्टी लेयर्ड वॉल बनाई, अंदर वाले ने आर्चिस्पोरियम बनाया, और इसकी भी बहुत सारी लेयर्स बनेंगी। जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो बना लेगी टेपिटम। सम ऑफ द स्पोरोजिनस सेल्स इंक्रीज इन साइज एंड बिकम द स्पोर मदर सेल्स। अब इस आर्चिस्पोरियम या स्पोरोजिनस टिश्यू के बहुत सारे सेल्स जो हैं वो स्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। बट अदर सेल्स डिसइंटीग्रेट विद द टेपिटम, ठीक है। जो सेल्स स्पोर मदर सेल बन गए उन्होंने आगे स्पोर्स बनाना है, और बाकी जो सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और टेपिटम जो है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और ये जो डिसइंटीग्रेशन के बाद ये क्या करेंगे? दे नरिश द स्पोर मदर सेल्स। द स्पोर मदर सेल्स डिवाइड म्योटिकली टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। अब स्पोरोजिनस टिश्यू से बनने वाले जो स्पोर मदर सेल्स हैं इनमें म्योसिस होगी। म्योसिस के बाद हर एक स्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स। द स्पोरेंजिया बिकम द स्पोरेंजिया नहीं, यहाँ माइक्रोस्पोर आप लिखेंगे। द माइक्रोस्पोर बिकम बोर्ड शेप्ड। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं, हर एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ये बोर्ड शेप्ड होंगे।
इनमें 2 लेयर्स होंगी। बाहर वाली एक्साइन कहलाएगी, इनर जो होगी वो इंटाइन कहलाएगी। एक्साइन इज थिकेस्ट एट वन एंड। बाहर वाली जो एक्साइन है वो थिक होगी एंड बिकम्स थिनर टुवर्ड्स द अपोजिट। एक साइड से वो थिक होगी, दूसरी साइड से वो थिन होगी, ताकि जब वो उसने ग्रो करना हो तो उस थिन पार्ट से कर सके जर्मिनेट करने के लिए। द स्पोर स्टार्ट जर्मिनेशन बिफोर इट्स लिबरेशन फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये स्पोर्स अभी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होंगे तो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देखें, ये दिखाया गया है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में कि ये सेवरल लेयर्ड जैकेट वॉल बनी है और अंदर स्पोरोजिनस सेल्स ने स्पोर मदर सेल्स बनाए हैं। आउटर वॉल जो इनकी है वो टेपिटम है, टेपिटम भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सिर्फ इसमें स्पोर मदर सेल्स रहेंगे और हर एक स्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद बना लेगा हैप्लाइड स्पोर्स। अब ये जो हैप्लाइड स्पोर्स बने हैं माइक्रोस्पोर्स विच आर आल्सो कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, ये फिर जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद इन्होंने बनाना है मेल गैमेटोफाइट। द माइक्रोस्पोर कट ऑफ लेटरल प्रोथेलियल सेल टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द स्पोर। द लार्जर सेल देन कट्स ऑफ अ स्मॉल जनरेटिव सेल। अब पहले ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा, ये डिवाइड होगा एंड इट कट ऑफ द लेटरल प्रोथेलियल सेल टुवर्ड वन साइड ऑफ द स्पोर। और ये एक तरफ एक प्रोथेलियल सेल डिवाइड कर लेगा, मतलब एक स्मॉल सेल और दूसरा लार्जर। जो स्मॉल सेल है वो प्रोथेलियल सेल कहलाएगा और जो लार्ज सेल है वो अगेन डिवाइड होके एक छोटा स्मॉल जनरेटिव सेल बनाएगा और बाकी जो उसका हिस्सा है लार्ज सेल का वो बना लेगा ट्यूब सेल। ठीक है। द माइक्रोस्पोर इज लिबरेटेड एट दिस स्टेज। और इस स्टेज पे जब इसने ये 3 सेल्स बनाए हुए हैं, प्रोथेलियल सेल स्मॉलर, फिर लार्जर सेल ने अगेन डिवाइड होके बना लिया स्मॉल जनरेटिव सेल और जो लार्जर था वो बन गया ट्यूब सेल। इस स्टेज पे स्पोर्स जो हैं ये डिस्पर्स होंगे बाय विंड, मीन्स उसने जर्मिनेशन स्टार्ट कर ली होगी। नेक्स्ट इसमें फीमेल कोन। फीमेल कोन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द फीमेल प्लांट्स। फीमेल कोन्स ऑफ साइकस आर वेरी लार्ज इन साइज। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ मेगास्पोरोफिल। कोन का स्ट्रक्चर उसी तरह का ही होगा लेकिन उसमें जो स्पोरोफिल हैं वो कहलाएंगे मेगास्पोरोफिल और इनके ऊपर मौजूद होंगे ओव्यूल्स। ईच मेगास्पोरोफिल इज लीफ लाइक इन फॉर्म। द अपर पोर्शन ऑफ द स्पोरोफिल इज पिन्नेट and ovules are arranged in 2 rows on the basal half of the sporophyll। अब यहाँ पर आप देखें इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें ऊपर जो है इस तरह के आपको ये लीफी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और नीचे देखें तो इसके मेगास्पोरोफिल के ऊपर ये एक रो में ये ओव्यूल्स हैं, दूसरी रो में ये ओव्यूल्स हैं, तो 2 रोज़ जो हैं ये ओव्यूल्स की इसके ऊपर मौजूद हैं और वो भी बेसल हाफ में है। अपर जो पोर्शन है इट इज़ पिन्नेट कि उसमें वो डिवाइडेड है लीफ की तरह से। द होल स्पोरोफिल एंड यंग ओव्यूल्स आर कवर्ड बाय अ डेंस मैट ऑफ हेयर्स। द ओव्यूल्स लूज दिस हेयरी कवरिंग एट मैच्योरिटी। ईच ओव्यूल इज कवर्ड बाय सिंगल मैसिव इंटगमेंट। इट हैज़ अ नैरो माइक्रोपाइल एट द टिप। अब ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो ओव्यूल है इसके बाहर बहुत सारी इंटगमेंट्स होंगी। ठीक है, पहले एक सिंगल इंटॉगमेंट या कवरिंग इसके बाहर बनेगी। इंटॉगमेंट प्रोजेक्ट्स अराउंड द माइक्रोपाइल टू फॉर्म अ स्मॉल पीक। न्यूसेलस प्रोजेक्ट्स इनटू द माइक्रोपाइल बट लेटर द न्यूसेलर सेल्स इन दिस रीजन डिसऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ स्मॉल केविटी कॉल्ड पोलन चैम्बर। यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से ये इसकी बाहर वाली इंटॉगमेंट होगी और ये इधर पॉइंटेड बीक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी इस ओपनिंग की तरफ। ये जो ओपनिंग है ये कहलाती है माइक्रोपाइल। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाहर ये लिखा हुआ है कि आउटर फ्लैशी लेयर इसकी बनेगी, फिर ये जो मिडल लेयर है ये स्टोनी लेयर है और फिर इनर लेयर जो है दोबारा ये फ्लैशी लेयर है। मीन्स इसमें जो मिडल लेयर है वो हार्ड या स्टोनी लेयर है। और फिर आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये न्यूसेलस बनेगा। ठीक है, न्यूसेलस टिश्यू के अंदर फिर आप देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा जिसके अंदर ये 2 आप देख रहे हैं आर्चिगोनियम है। ठीक है, इसको प्रोथेलस लिखा हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट को। Nucellus projects into the micropyle, but later the nucellar cells in this region disorganize to form a small cavity called pollen chamber। अब इसमें यहाँ पर आप देखें तो ये न्यूसेलस के ऊपर जो है बिल्कुल माइक्रोपाइल के नीचे ये एक बीक लाइक प्रोजेक्शन सी है, ये कहलाता है पोलन चैम्बर। One of the nucellar cell increase in size and become megaspore mother cell. It undergoes meiosis to form 4 megaspore। अब न्यूसेलस के सेल्स में से कोई सेल जो है वो एक सेल एनलार्ज हो जाएगा और वो बना लेगा मेगास्पोर मदर सेल।
और वो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करके बना लेगा 4 मेगास्पोर्स। अब 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डिसइंटीग्रेट हो गए और बाकी जो एक रहेगा वो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, और वो फंक्शनल मेगास्पोर फिर बना लेगा ये फीमेल गैमीटोफाइट, या फिर जिसे प्रोथेलस कहते हैं। ये बाहर न्यूसेलस है ना, ये वाला न्यूसेलस के ही एक सेल ने बनाया है मेगास्पोर मदर सेल, जिससे फिर फंक्शनल एक मेगास्पोर बनेगा फीमेल गैमीटोफाइट। यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है, मींस 4 में से जो एक परसिस्ट करेगा वो फिर एनलार्ज होगा इन साइज एंड its nucleus undergoes many nuclear divisions. The several nuclei are produced in the megaspore. These nuclei occupy the peripheral region of the cytoplasm in the megaspore. अब इसमें डिविजन्स होंगी न्यूक्लियस की, और बहुत सारे ये जो न्यूक्लियस हैं ये सारे के सारे बाहर पेरिफेरी की तरफ, बाउंड्री की तरफ आ जाएंगे। Then the nuclei are surrounded by the cell wall. Thus the megaspore becomes multicellular. और हर एक न्यूक्लियस के गिर्द जब वॉल आ जाएगी तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इट गिव्स राइज टू द फीमेल गैमीटोफाइट। और ये जो मेगास्पोर है अब ये बना लेगा फीमेल गैमीटोफाइट, जिसको हमने अभी देखा कि प्रोथेलस भी लिखा हुआ है। द सेल्स ऑफ द गैमीटोफाइट डेवलप numerous starch grains. The original megaspore wall persists around the prothelial tissue. 3 cells enlarge and function as archegonial initial at the micropylar end of the prothallus. अब यही प्रोथेलस या फीमेल गैमीटोफाइट जो बन रहा है, इसमें इसके 3 सेल्स जो हैं वो एनलार्ज होंगे और वो एक्ट करेंगे एज द आर्चिगोनियल इनिशियल्स। कौन से वाले साइड पे? माइक्रोपाइल वाली साइड के 3 सेल्स। ईच आर्चिगोनियल इनिशियल डिवाइड्स इनटू अपर नेक सेल एंड लोअर सेंट्रल सेल। हर एक आर्चिगोनियल इनिशियल जो है ये डिवाइड होगा और ये ऊपर की तरफ बनाएगा नेक सेल और नीचे की तरफ बनाएगा लोअर सेंट्रल सेल। अब जो नेक सेल है, नेक सेल डिवाइड होने के बाद ये बनाएंगे नेक ऑफ द आर्चिगोनियम, और जो सेंट्रल सेल है नीचे वाला ये एनलार्ज होके ये बना लेगा ओस्फियर सेल। अब ये जो ओस्फियर सेल है ये पूरे केविटी को फिल कर लेगा। द वॉल ऑफ द ओस्फियर सेल इज थिक। द सेल्स ऑफ द प्रोथेलस विच सराउंड द ओस्फियर सेल फॉर्म द जैकेट लेयर। अब उस ओस्फियर के बाहर जो सेल उसको सराउंड कर रहे होंगे वो उसकी प्रोटेक्टिव जैकेट लेयर बना लेंगे। द न्यूक्लियस ऑफ द ओस्फियर सेल डिवाइड्स इनटू 2। अब ये जो ओस्फियर है इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाएगा 2 में। अब एक जो न्यूक्लियस है वो कहलाएगा वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस, जो कि बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और जो लार्ज न्यूक्लियस होगा वो बनाएगा ओस्फियर न्यूक्लियस, मींस एग का जो न्यूक्लियस है। इट इंक्रीजेज वेरी मच इन साइज। द आर्चिगोनियम इज़ नाउ रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये आर्चिगोनियल इनिशियल है, ये डिवाइड हुआ 2 में, ठीक है। ये इसके नीचे वाला जो है ये सेंट्रल सेल है जिसने फिर बाद में एनलार्ज होके और इस तरह के इसके जो सेल्स हैं वो फीमेल गैमीटोफाइट बनाएंगे, और उसमें हमने कहा कि 3 सेल्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और वो बनाते हैं आर्चिगोनियम की ऊपर की तरफ नेक और नीचे की तरफ सेंट्रल सेल। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आर्चिगोनियम दिखाया गया है, और इसमें जो नेक सेल है वो नेक बनाएंगे, और जो नीचे का सेंट्रल सेल है वो वेंट्रल कैनाल सेल भी उसमें बनेगा न्यूक्लियस, और इसके अलावा इसमें ओस्फियर न्यूक्लियस बनेगा। वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। द आर्चिगोनियल नेक ओपन इन आर्चिगोनियल चैम्बर। ओरिजिनल मेगास्पोर वॉल रप्चर्स अबव द आर्चिगोनियल चैम्बर। The nucellar tissue below the pollen chamber disintegrate. A passage is formed between the archegonial chamber and the pollen chamber. अब आर्चिगोनियल चैम्बर और पोलन चैम्बर में एक पाथवे बन जाएगा जहाँ से फिर वो पॉलिनेशन को, फर्टिलाइजेशन को ईजी बनाएंगे। A drop of mucilaginous fluid oozes out of the micropyle. The pollen grains are lodged on the micropyle. अब mucilaginous fluid जो है वो बाहर की तरफ आएगा माइक्रोपाइल जो ओपनिंग है वहाँ पर, और वहाँ पर पोलन ग्रेन्स या जो हमने कहा कि मेल माइक्रोस्पोर्स हैं वो उस माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर आ जाएंगे। पोलन ग्रेन इज ट्रैप्ड इन दिस म्यूसिलेज एंड द पोलन ग्रेन मूव्स इनटू द पोलन चैम्बर, और वहाँ से वो ट्रैप होने के बाद नीचे पोलन चैम्बर में आ जाएंगे, और ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे। द पोलन ग्रेन रिज्यूम्स इट्स डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन। दोबारा से वो अपनी जो जर्मिनेशन है उसको रिज्यूम करेंगे पॉलिनेशन के बाद। जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू स्टार्क सेल एंड द बॉडी सेल। में जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होगा और वो बनाएगा स्टार्क सेल एंड द बॉडी सेल। बोथ दीज सेल्स रिप्रेजेंट एन एंथ्रीडियम। दोनों सेल ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। फिर उसका जो ट्यूब सेल था जिसने पोलन ट्यूब बनाई है
वो पोलन ग्रेन से बाहर की तरफ इलोंगेट होगा। इट पेनिट्रेट्स द न्यूसेलस, और पेनिट्रेट करने के बाद वो जो फीमेल गमीटोफाइट के बाहर जो न्यूसेलस है वहाँ उसमें पेनिट्रेट करेगा। द पोलन ग्रेन बिकम्स डॉर्मेंट एट दिस स्टेज। दिस पीरियड लास्ट फॉर अबाउट 4 months। उसके बाद ये पोलन ग्रेन कुछ अरसे के लिए डॉर्मेंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। 4 months तक भी ये पीरियड इनएक्टिविटी पीरियड जो है चल सकता है। आफ्टर दैट द पोलन ग्रेन रिज्यूम्स इट्स एक्टिविटी, और कुछ डॉर्मेंसी पीरियड के बाद फिर से वो अपनी एक्टिविटी जो है वो शो करेगा, रिज्यूम करेगा। और फिर इसमें क्या होगा कि 2 ब्लीफेरोप्लास्ट अपीयर ऑन द 2 साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। दीज ब्लीफेरोप्लास्ट डेवलप सीलिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो दिखाया गया है कि ये ट्यूब सेल जो है ये जर्मिनेट करके ये पोलन ट्यूब बनाएगा, और फिर आगे जो है इनमें डोरमेंसी आ जाएगी, कुछ पीरियड की इनएक्टिविटी आ जाएगी, और उसके बाद जब ये एक्टिविटी दोबारा शो करेंगे तो इसके न्यूक्लियस के बाहर 2 अपोजिट साइड्स पे आप देखें ब्लीफेरोप्लास्ट जो हैं ये डेवलप होंगे। These blepharoplasts develop cilia. The body cell then divides into 2 एंथीरोजाइड। अब इसमें जो बॉडी सेल है इसका वो डिवाइड करके 2 एंथीरोजाइड बनाएगा, मेल गैमीट। द एंथीरोजाइड डेवलप्स थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, और इसमें जो एंथीरोजाइड हैं उनमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया उसके ऊपर होंगे। द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंथीरोजाइड एनलार्ज एंड कम्प्लीटली फिल्स द होल ऑफ द एंथीरोजाइड। एंथीरोजाइड्स रिमेन मोटाइल फॉर सेवरल आवर्स। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये एंथीरोजाइड्स इसमें बनेंगे। स्पर्मेटोजाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप बेहतर एंथीरोजाइड मेंशन करें, और इसके ऊपर बहुत सारे सीलिया होंगे। ये कई घंटों तक जो है ये इस तरह से अपनी मूवमेंट या एक्टिविटी इस तरह से शो कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन है, पोलन ग्रेन रीचेज द आर्चिगोनियल चैम्बर बाय पॉलिनेशन। द वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन प्रोट्रूड्स टुवर्ड्स द आर्चिगोनियल चैम्बर। द पोलन ग्रेन बर्स्ट एंड रिलीज एंथीरोजाइड्स इनटू द आर्चिगोनियल चैम्बर। जब ये पोलन ट्यूब के ज़रिए आगे की तरफ जाएंगे आर्चिगोनियल चैम्बर की तरफ, तो इनमें पोलन ग्रेन की जो वॉल है ये बर्स्ट हो जाएगी, और इसके अंदर जो एंथीरोजाइड्स हैं वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और आर्चिगोनियल चैम्बर में आ जाएंगे। एंथीरोजाइड एंटर्स द ओस्फीयर, और वहाँ आर्चिगोनियम में मौजूद ओस्फीयर की तरफ एंथीरोजाइड जाएगा, वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। एंड द फर्टिलाइज्ड ओस्फीयर सेक्रीट्स अ थिक वॉल एंड बिकम द ओस्पोर। जब फर्टिलाइजेशन कर लेंगे तो ये ओस्फीयर से ओस्पोर मीन जाइगोट बन जाएगा, और ये जो ओस्पोर है ये फिर डिवाइड होके फिर एम्ब्रियो बनाएगा, और फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी तो ये आगे सीड बनाएंगे। ओस्पोर डिवाइड्स इनटू 200 to 300 सेल्स। जब ये जर्मिनेट करेगा ओस्पोर 200 to 300 सेल्स बनाएगा। द सेल्स ऑफ द सेंट्रल रीजन डिसऑर्गेनाइज टू प्रोड्यूस अ केविटी। दिस केविटी इज सराउंडेड बाय 2 to 3 layers of cells. The cells in the lower region elongate very much to form suspensor। जो lower region के cells हैं वो बना लेंगे elongated suspensor। The cells at the tip of the suspensor develop into embryo। जबकि इसके ऊपर वाले जो cells होंगे वो बना लेंगे embryo। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ स्टेप दिखाए गए हैं embryo की जर्मिनेशन के, जिसमें आप देखें कि ये जो है ये पार्ट, ये आप देखें ये सस्पेंसर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये है सस्पेंसर और ये नीचे उसके एम्ब्रियो। फिर इसके बाद ये इस तरह से ग्रो कर रहा है कि ये सस्पेंसर है और नीचे वाला पार्ट जो है वो एम्ब्रियो बना लेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये इलोंगेटेड सस्पेंसर और बेसल पार्ट जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा। द इलोंगेटिंग सस्पेंसर पुशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो डीप इनटू द प्रोथेलियल टिश्यू। अब ये क्या करेगा कि उस एम्ब्रियो को प्रोथेलियल टिश्यू में पुश करेगा, और ये सारा कहाँ पे हो रहा है, ये फीमेल गैमीटोफाइट में ही हो रहा है। These tissues provide nutrition to the developing embryo. Whole of the nucellus is consumed during the development of the embryo. अब वो जो फीमेल गैमीटोफाइट के गिर्द जो न्यूसेलस था वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए कंज्यूम होगा। Some prothelial tissue persist in the seed and form endosperm. अब फीमेल गैमीटोफाइट के कुछ सेल्स प्रोथेलियल टिश्यूज जो हैं वो उस सीड में मौजूद रहेंगे, परसिस्ट करेंगे, एंड दे फॉर्म द एंडोस्पर्म। A thick pad of tissue develops near the micropylar end. It function as coleorhiza। और फिर कुछ टिश्यू जो हैं इसके जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे वो फंक्शन करेंगे एज अ कोलियोराइजा। कोलियोराइजा प्रोटेक्ट्स द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, और ये कोलियोराइजा एम्ब्रियो का जो रेडिकल होगा जिसने आगे रूट बनाना है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सीड। अब ये जो ओव्यूल है जो कि जर्मिनेट कर रहा है ये बना लेगा सीड। एम्ब्रियो हैज़ 2 कॉटिलिडन्स। इसका जो एम्ब्रियो है उसमें 2 कॉटिलिडन्स बनेंगे उसके अंदर।
दे ऑक्यूपाई द होल सीड, और वो उस पूरे के पूरे सीड को ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब पूरे सीड के अंदर ये 2 कॉटिलेडन्स बना लेंगे। द सीड्स जर्मिनेट इमीजिएटली, कॉटिलेडन्स रिमेन विद इन द सीड ऑन जर्मिनेशन, और ये सीड्स जो हैं ये इमीजिएटली जर्मिनेट हो सकते हैं। इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इसके जो कॉटिलीडन्स हैं उसके अंदर सीड के अंदर रहेंगे और ये अब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रेंट को फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कि जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो कॉटिलीडन से वो नरिशमेंट लेगा इनिशियल। फिर आप इसमें देखें कि ये इस तरह से जब जर्मिनेट करेगा तो एम्ब्रियो से ही ये लीफ अराइज होगा, ठीक है, और बेसल जो उसमें प्राइमरी रूट है वो भी एम्ब्रियो के रेडिकल से अराइज होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आउटर लेयर और मिडल स्टोनी लेयर और इनर जो है फ्लैशी लेयर दिखाई गई हैं यहाँ पर। और ये जो है जर्मिनेशन जब हुई है तो उसके बाद ये सीड बन गया है ओव्यूल से, और इसमें आप देखेंगे ऊपर वाला जो ये पार्ट था आर्चिगोनियम में ये हुआ है सारा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये सस्पेंसर है, ये ओस्पोर ने जर्मिनेशन की है तो ऊपर वाला हिस्सा जो सस्पेंसर बना लेगा, नीचे वाला पार्ट जो ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो में रेडिकल बनेगा, हाइपोकोटाइल है, फिर कॉटिलिडन्स हैं, एंडोस्पर्म है। तो ये पूरा एक मैच्योर सीड का स्ट्रक्चर है, और ये जो सीड है ये जर्मिनेट करके फिर से बना लेगा साइकस प्लांट। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये साइकस का मेल फीमेल प्लांट दिखाए गए हैं। मेल प्लांट में मेल कोन होगी, उसमें माइक्रोस्पोरोफिल होंगे, फीमेल कोन के ऊपर मेगास्पोरोफिल बनाएंगे फीमेल कोन। और फिर आप देखें कि फीमेल कोन के अंदर जो है ये फीमेल गैमीट मौजूद होगा, एग उसके आर्चिगोनियम में, और मेल गैमीट जो है वो बनेगा इसमें जो मेल कोन होगी उसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और माइक्रोस्पोर्स की म्योसिस होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की, तो ये माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। यहाँ पर पहले इनिशियली जो है मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं, उसकी म्योसिस से मेगास्पोर बनते हैं। तो फिर ये जो हैप्लाइड स्पोर्स बने हैं अब ये जर्मिनेट करेंगे। माइक्रोस्पोर ने मेल गैमीटोफाइट बनाना है और मेगास्पोर ने फीमेल गैमीटोफाइट बनाना है। तो फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर एग बनेगा, और मेल गैमीटोफाइट जो है इसने क्या बनाना है, इसने जर्मिनेट करके मेल गैमीट बनाना है, जिसमें उसकी फिर आप देखें कि उसमें मेल गैमीटोफाइट में फिर उसका जो गैमीट है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एंथीरोजाइट बना है और इसके अंदर एग है। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी हुई है तो ओस्पोर बना है। ओस्पोर की जर्मिनेशन से एम्ब्रियो बनेगा, ऊपर की तरफ सस्पेंसर बनेगा, और एम्ब्रियो जो है वो फिर कंप्लीट जो है वो एक मैच्योर सीड बनाएगा, और उस सीड से फिर स्पोरोफाइट बनेगा साइकस का। ये इसमें दोनों जनरेशन दिखाई गई हैं, ये स्पोरोफाइट जनरेशन की स्टेजेस हैं और ये गैमीटोफाइट जनरेशन। इसी तरह से इसका ग्राफिकल लाइफ साइकिल है, आप देखें तो इसमें मेल प्लांट के ऊपर मेल कोन, उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की म्योसिस से माइक्रोस्पोर बनेंगे। फीमेल स्ट्रोबिलस लिखा हुआ है, कोन को कहते हैं ये, उसमें मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर मदर सेल्स की म्योसिस से मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोर ने आगे एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीटोफाइट बनाना है, और माइक्रोस्पोर ने आगे मेल गैमीटोफाइट बनाना है। मेल गैमीटोफाइट में फिर एंथीरोजाइड्स बनेंगे, और फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर एग होगा। तो इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से या सिनगैमी जिसे कहते हैं उसके बाद ये बनाएंगे ओस्पोर। ओस्पोर फिर से डिप्लाइड होगा, डिप्लाइड ओस्पोर से डिप्लाइड एम्ब्रियो, और फिर उसकी जर्मिनेशन से सीड, और फिर अगेन साइकस का स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये जो भी स्टेजेस हैं स्पोरोफाइट की ये डिप्लाइड हैं, और गैमीटोफाइट की जितनी स्टेजेस हैं ये सारी की सारी हैप्लाइड होंगी।